हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपके साइंस के बुक का चैप्टर है। आई होप ये आपका शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 11th चैप्टर है आपके बुक में ये शायद। जी, ये आपका 11th चैप्टर था। वर्क एंड नहीं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 4th और शायद चैप्टर 11। हाँ, याद आ गया है कि आपका जो चैप्टर 3rd है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये डिस्कस कर ही लिया था हम लोगों ने पहले ही काफ़ी। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने रिसेंटली, और अभी बहुत रिसेंट हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी को यहाँ पर कवर किया था, है ना। मुझको याद आया है। तो वर्क एंड एनर्जी हम लोगों का फिनिश हो गया था। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो आप वो, मैंने आपसे पूछा भी था कि कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। कोई क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको ऐसा परेशान कर रहा हो, आपको ना आ रहा हो, तो वो बताइएगा। सो अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो आपका चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इससे जो है क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके, और ये क्वेश्चन इसमें से इतने बढ़िया फ्रेम होते हैं कि समझ लीजिए कि फ्री के मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में से मिल जाएंगे अगर आपने इसको हल्का सा भी ध्यान देकर पढ़ लिया है तो चलिए हम लोग अपना नेचुरल रिसोर्सेज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है, आप जैसे ही क्लिक करते हो तो क्या करते हो, जैसे ही क्लिक किया आपने तो सबसे पहला जो आपका वर्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलता है, वहाँ पर कमेंट्स लिखा रहता है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अपना नेम एंड रोल नंबर वहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी कि अपना नाम और रोल नंबर वहाँ पर पहले लिखना है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है। वहाँ पर पॉज कर दिया करिए, फिर वहाँ पर नेम एंड रोल नंबर लिख कर ही आगे वीडियो देखा करिए, जिससे कि एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है और कितने लोगों ने नहीं देखा है। बिकॉज आपकी अटेंडेंस जो है काउंट होती है जब आपका परफॉर्मेंस जो है मेज़र किया जाता है क्लासरूम में, तो उसको जो है ज़रूरी है कि आपका अटेंडेंस वहाँ पर बढ़िया हो। अगर अटेंडेंस नहीं बढ़िया होगा तो जो मेज़रमेंट है आपके परफॉर्मेंस की वो आपकी थोड़ा सा लो हो जाएगी, और वो रिजल्ट पे आपको उसका इफेक्ट दिख जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अटेंडेंस वहाँ पर दिया करें। ये आप ही लोगों के लिए है, ये मेरे, आपको अटेंडेंस देने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये आपको ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए अटेंडेंस दिया करिए सभी लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अटेंडेंस नहीं देगा। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मतलब बेसिकली ऐसी क्या ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज की। देखिए, जहाँ कहीं भी लाइफ है, ठीक है, अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है, यानी कि अर्थ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है, यही एक ऐसा प्लैनेट है, यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जहाँ पर क्या होती है? जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा और किसी प्लैनेट में आपको जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या बताइए? मिलता हो तो? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के पास कई सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को। किसको सपोर्ट करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं। देखिए, कई सारे डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जो कुछ मोस्ट वाइटल हैं, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर आपको मिल जाता है हमारे प्लैनेट अर्थ पर, वाटर मिल जाता है, फूड अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो ये सब बनाते हैं अर्थ को फेवरेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। अब जो रिसोर्सेज आपको अर्थ हैं वो तो आपको मिल जाते हैं, अर्थ से रिसोर्सेज मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एनर्जी भी मिल जाती है सन से, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है आपके लाइफ के लिए। यानी कि सन से जो एनर्जी, जो फोटोन्स मिलते हैं लिविंग बींग्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अर्थ आपको कुछ रिसोर्सेज देता है, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। तो ये सारी चीज़ें आपको अर्थ पर मिलती हैं और किसी प्लेनेट पे आपको नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये रिसोर्सेज क्या हैं अर्थ पर? यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया अर्थ रिसोर्सेज की, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ना, रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। ये एनर्जी फ्रॉम द सन, तो मान लीजिए क्लियर है कि सन से एनर्जी जो आ रही है आपको वो मिल रही है। लेकिन ये रिसोर्सेज ऑफ अर्थ क्या है, तो यहाँ पे समझेंगे कि ये रिसोर्सेज ऑफ अर्थ बेसिकली क्या है। तो रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर। क्या? लैंड, वाटर एंड एयर। पहली बात तो आपकी जो जमीन है, जो भूमि है, फिर आपका जल, और फिर हवा, है ना। तो ये रिसोर्सेज हैं आपके अर्थ के। और जो अब देखिए, इसके इन रिसोर्सेज को कुछ कहा जाता है, इनकी एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बेस पर हम इनको कॉल आउट करते हैं। जैसे कि जो आउटर क्रस्ट है अर्थ का, इसे आप लिथोस्फीयर बोलते हो। क्या बोलते हो? लिथोस्फीयर बोलते हो। वहीं जो वाटर है आपका, ये कंप्राइज करता है 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो ऐसे पार्ट को अर्थ के जहाँ पर वाटर ही वाटर है, जो वाटर का पूरा बॉडी है, वाटर बॉडी है, हम उसे टर्म करते हैं हाइड्रोस्फीयर। कैसे टर्म करते हैं? हाइड्रोस्फीयर के नेम से। वहीं जहाँ अर्थ है, जो आउटर क्रस्ट है आपका अर्थ का, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। बहुत इसी तरीके से हम लोग जो है सिंपली
एयर जितना भी आपके अर्थ में कवर्ड है, यानी कि एयर दैट कवर्स द होल अर्थ, यानी कि एयर जो पूरे अर्थ में फैली हुई है, जिसने पूरे अर्थ को कवर कर रखा है ब्लैंकेट की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, और बहुत इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर फैक्ट दिख जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। हर एक एग्जाम में इस तरीके से यदि आप मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट को, हालांकि एनालिटिकल जो थॉट है वो आपको वहाँ यहाँ पे जनरेट होती है। क्या करते हो आप कि लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू बायोस्फीयर। बहुत इंटरेस्टिंग वे है ये लिखने का। अगर किसी को आपको समझाना चाहते हो तो बहुत इजीली तरीके से आप उसको समझा सकते हो कि बायोस्फीयर क्या है। यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे लाइफ सपोर्टिंग जोन। क्या है बायोस्फीयर? क्या है? लाइफ सपोर्टिंग जोन है। क्यों लाइफ सपोर्टिंग जोन है? क्योंकि लाइफ सपोर्ट के लिए आपको लिथोस्फीयर की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोस्फीयर की जरूरत पड़ती है एंड एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है ना। और तीनों के बारे में हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ लिया कि तीनों बेसिकली क्या है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ याद रहे या ना रहे स्लाइड में से, लेकिन ये जो फार्मूला जो लास्ट में आपका लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अभी तक हमने रिसोर्सेज पढ़े, तो रिसोर्सेज के अंदर जब लिविंग थिंग्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया है, एक बायोटिक कंपोनेंट है एक अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है? बेसिकली जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। यानी कि आपके बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं तो उन्हें आप बोलोगे बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलोगे? बायोटिक कंपोनेंट। वहीं जैसे कि द एयर, वाटर एंड सॉइल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। तो दे आर बेसिकली द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। यानी किसके हैं? बायोस्फीयर के अबायोटिक कंपोनेंट है। यानी कि बायोस्फीयर के पास दो कंपोनेंट है बेसिकली, बायोटिक एंड अबायोटिक। और बायोटिक मैंने आपको बताया कि ये वो हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, और ये हैं जहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात कहते हैं द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, यानी कि लाइफ की जो ब्रीथ है वो क्या है? तो वो है एयर है। क्या है? एयर है। अगर एयर ना हो तो जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है, जो हम सांस लेते हैं, वो हम ना ले पाएंगे। बेसिकली एयर क्या होती है? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जिनके अंदर आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का प्रेजेंस मिलता है। क्या मिलता है? प्रेजेंस मिलता है। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका सबसे, समझ लीजिए कि अटेंडेंस देने के बाद आपका सिर्फ यही काम है कि आपको जितने क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पूछूं जो कि जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपने इससे पहले अपनी क्लासेस में उनको पढ़ा होगा और उनका आंसर देना आपको मैंडेटरी है, ठीक है। तो बताइए कि नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है, यह आपको बताना है तुरंत, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ये नोट करना है कि जो एयर है, यही क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यही क्या है? लाइफ का, जो लाइफ आपको अर्थ पे दिख रही है, ये एयर का ही रिजल्ट है। यानी कि एयर ना होती तो आपको लाइफ भी आपके अर्थ पे ना मिलती। अब जैसे कि इसके कंपैरिजन में आप मार्स और वीनस को देखिए, तो मार्स और वीनस में क्या है, लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, नो लाइफ एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि आपका 95 टू 97% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है मार्स एंड वीनस में। तो अब बताइए, अगर इतनी क्वांटिटी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो बताइए ऐसे जगह पर क्या लाइफ वहाँ पर सपोर्ट कर पाएगी? क्या लाइफ वहाँ पर पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसीलिए अर्थ पे हमारे क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इनका रेशियो है एक डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट रेशियो क्या, ये वैरी करता है आप कितना उसको पोल्यूट करते हो अपने एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो जितना कम आप पोल्यूट करेंगे, जितना जुडिशियस वे में आप उसको यूज़ करेंगे, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए उतना पॉसिबल वेज डेवलप होंगे लाइफ सपोर्ट के लिए। देखिए जो वेरियस ह्यूमन एंड एनिमल और जो नेचुरल एक्टिविटीज़, सिर्फ ह्यूमन को नहीं बोलेंगे हम, कई सारी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं और कई सारे जो है एनिमल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स वगैरह। तो ये सब क्या करती हैं, एक ये किसी न किसी अमाउंट में, किसी न किसी एक रिस्पेक्टेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ये एमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं किसी न किसी वे में। लेकिन फिर भी
हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो रहता है, यानी कि जो कंटेंट रहता है इसका, जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बहुत ही मियर फ्रैक्शन का होता है, मतलब काफ़ी कम होता है। कितना होता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कितने परसेंटेज आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है आपके एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसे मियर फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही मियर फ्रैक्शन मिलता है इसका। अब समझ लीजिए कि हर एक, मतलब कि 3 हमारे पास ऐसे वेज़ हैं जिनके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड नेचुरल एक्टिविटीज़। अर्थ में नेचुरल रिसोर्सेज़, नेचुरल एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, साथ में आपके पास ऐड ऑन पे एनिमल्स हैं, फिर उसके ऊपर आपको सोने पे सुहागा ह्यूमन मिल जाता है। तो कई सारे लोग जो है एमिट करते हैं, लेकिन फिर भी मेयर फ्रैक्शन आपको मिलता है अर्थ में। इट मीन्स सब कुछ मिरेकुलस है अपने अर्थ में, बहुत ही यूनिक है हमारा अर्थ। देखिए मेयर फ्रैक्शन होने के बावजूद भी जो आपका ये जो मेयर फ्रैक्शन है, ये क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ के पास एक बहुत अच्छी फिनोमिनल ये भी है कि इसके पास एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जो क्या करता है ये, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं ना, जो आपके लिविंग जो बायोटिक कंपोनेंट है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट भी कर रहे हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ भी कर लेते हैं। कैसे? देखिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपका, क्या है जो ग्रीन प्लांट्स है, ये क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर लेता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये जो आपका ग्रीन प्लांट है, ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। यानी कि कुछ अमाउंट में क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसने ले लिया। वहीं कुछ जो आपके मरीन एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बोनेट्स क्या करते हैं, कार्बोनेट्स बना लेते हैं। और कार्बोनेट्स बनाकर क्या करते हैं, ये अपने सेल्स बनाते हैं। आपने कुछ मरीन एनिमल्स देखे होंगे, वो अपने बॉडी के ऊपर हमेशा सेल्स बना लेते हैं। तो वो किसके थ्रू बनते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं? तो वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से ही बनते हैं, जो कि आपके एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है आपके एटमॉस्फेयर का, वो मेंटेन रहता है और अर्थ एक मिरेकुलस प्लैनेट बन जाता है इन्हीं सब कारणों के कारण। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए जो रोल है एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में, वो कैसे है। देखिए रोल क्या है आपका एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट कंट्रोल का। देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये बहुत सारी चीज़ों को कंप्राइज करता है अपने अंदर। जैसे कि एयर है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कई सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों का एटमॉस्फेयर का यदि पूछा जाए कि मेन रोल क्या है, यानी कि सबसे जो दिमाग में आना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि क्या करता है एटमॉस्फेयर, तो हमारा टेम्परेचर जो है ना, जो क्लाइमेट कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करता है हमारा एटमॉस्फेयर। कैसे? कैसे कि देखिए जो आपका एवरेज जो टेम्परेचर होता है आपके अर्थ का, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर का, ठीक है, आपके पास जो टेम्परेचर पहुंच रहा है, जिसको आप फेस करते हो, उसको फेयरली स्टेडी रखता है ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिलती है, एयर मिलती है, एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब क्या होता है कि सन के पास से आती है आपकी एनर्जी। कौन सी एनर्जी आती है? तो हीट एनर्जी आती है। अब हीट एनर्जी का जो जो ट्रेसपास हो रहा है आपका अर्थ पर, यानी कि जो पासेज, यानी कि जो वहां से आ रही है आपके अर्थ के पास, जो रीच है उसका, तो रीच के बीच में आपका क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है। फिर आपके पास पहुंचती है ना वो रेस। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पहले एंटर करती है। जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो उसको मिलेगी एयर। एंड आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इसे प्रीवियस ईयर की क्लासेस में आपने, कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब एयर से हीट का सामना होता है, तो जो हीट है, जो उसकी इंटेंसिटी है, दैट गेट रिड्यूस्ड, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके पास एक रिड्यूस्ड टेम्परेचर पहुंचता है, यानी कि एक एडिक्वेट अमाउंट में टेम्परेचर पहुंचता है, जो कि आपको ना बहुत हार्ड यानी ना बहुत टफ लगता है, यानी कि ना बहुत तेज लगता है, ना बहुत हार्श होता है। एक एम्बियंट टेम्परेचर आपके पास पहुंचता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि एक एम्बियंट टेम्परेचर या रिक्वायर्ड टेम्परेचर कैसे आपके पास तक रीच होता है। अब इसी का आप समझिए, जहाँ पर एटमॉस्फेयर ना हो तो वहाँ क्या होगा। जैसे कि आप कहाँ नहीं है एटमॉस्फेयर, तो जैसे मून में आपके नहीं है, ठीक है। तो मून में नहीं है एटमॉस्फेयर, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली वहाँ पर जो है रेंज करता है। बहुत उसकी जो रेंज है ना, वो बहुत ड्रास्टिक है। जैसे कि -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज होती है। किसकी? टेम्परेचर की। कहाँ पर?
मून में। क्यों? क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर कोई बैड कंडक्टर नहीं है हीट का। तो इतना जो है समझ लीजिए कि रेंज करता है 1 -192। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका जो वाटर है वो क्या करता है, क्रिस्टलाइज़ हो जाता है, वो बर्फ़ बन जाता है। आप समझिए कि -190 पे क्या हाल होगा, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर है वो बॉयल करने लगता है, वाटर वेपर बन जाता है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? इतना समझ लीजिए जो है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो यही टेम्परेचर आपका अर्थ पे भी होगा। तो आप समझ लीजिए कितना जो है आपके लिए हेल्पफुल है एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस आपके अर्थ में, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का। इसीलिए कहते हैं कि तीनों को जब मिला देते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यही बना के, यही मिला के सब बनता है बायोस्फीयर, यानी कि लाइफ सपोर्टिंग जोन। इसीलिए हमारी अर्थ थोड़ा सा यूनिक है, और इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को पढ़ना होता है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे लिए कितने यूज़फुल एंड बेनिफिशियल हैं ये। अगर ये ना हो तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाए। और लोग क्या करते हैं, एसी को अनजुडिशियस वे में, यानी कि बिना सोचे समझे, बिना किसी वेल प्लान्ड आइडिया के इसको बर्बाद कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है? आज की डेट में आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन चाहता है कि वो अपनी पर्सनल कार, पर्सनल बाइक से चले। कोई जो है मास ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ करना चाहता है, कोई बस का यूज़ नहीं करता है। अगर किसी को जाना है तो वो प्रेफ़र करता है कि अपनी पर्सनल व्हीकल से जाएगा वो। अगर मास ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा, अगर बस से जाएगा, तो क्या होगा, फ्यूल उतना ही लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ पीपल हैं वो वहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँच जाएँगे। तो क्या होगा इससे, जो आपका ग्रीन हाउस गैस जो एमिट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। और टेम्परेचर को रेस करने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो आपने देखा है, ये सब उसी के इफेक्ट्स हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का ही इफेक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग। उसी की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, ठंडियों के जो सीज़न है, ठंडियों का जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ से। फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जब डिफोरेस्टेशन होगा तो जैसे कि आपको अभी अभी आपने पढ़ा ना, ग्रीन जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं द सनलाइट। तो जब इनके कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? बहुत कह रहे हैं ना कि जो एक दूसरे पे सब क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है अर्थ पे। कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब, जैसे फूड चेन आपकी डिपेंडेंट होती है ना, ऐसे ही क्या होता है कि जो लिविंग बींग्स की जो साइकिल है ना, जो एक दूसरे का जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट किया गया है। अगर डिपेंडेंट आप करोगे तब क्या होगा, हर बंदा अपने आप को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलेगा। जो कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ा, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो समझ लीजिए कि लाइफ पूरी बिगड़ जाएगी। इसीलिए हर एक बंदे को, जैसे हम लोग अपने सोशल लाइफ में भी अगर कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलेंगे हर एक बंदे से, क्या पता आपको किसी कब जरूरत पड़ जाए, किसी की जरूरत ना पड़े। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है। नेचर भी हमें यही सिखाता है कि आप कोऑर्डिनेट करके चलिए किसी के भी साथ। मतलब जो भी आपकी कंडीशंस हैं, आप हर एक पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट करिए, उनकी चीज़ों को समझिए। अगर आप नहीं समझोगे तो क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब लाइफ पॉसिबल नहीं होगी तो आप चाहे आप रियल लाइफ में लीजिए या फिर नेचुरल इस टर्म में देखिए, अर्थ के प्रेजेंस में देखिए लाइफ के। तो क्या है, ये सारी चीज़ें आप आई होप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने पूरा सेशन समझा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपका। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आलोक_52। यहाँ पर आप टेलीग्राम पर, यदि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, नहीं भी इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और एग्रीकल्चरल साइंसेज, वहाँ पर आप बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर लोगो मिल जाएगा चैनल का, जो आपका यूट्यूब पे लोगो बना हुआ है। इसको आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर हमेशा मिलती है। कभी भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप उसे खोएंगे नहीं, आप उसे आसानी से वहाँ पर ढूंढ लेंगे और ईजिली आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। सो आई होप सेशन वॉज क्वाइट गुड। सो थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।